हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार रियल एस्टेट व्लॉगर में। दोस्तों, हमने एक ब्रेक लिया, 3 महीने करीब का ब्रेक लिया। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहानी ये आप करो ना, तो उसमें आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। या तो आपके पास आपके माइंड में एक विजन या एक डायरेक्शन होनी चाहिए हमेशा। जैसे कि आप गाड़ी लेके घर से निकलते हो तो आपको पता होता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, तभी आप वहां पे पहुंच पाओगे। लेकिन आपको माइंड में पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। तो इसी वजह से मैंने भी एक ब्रेक लिया, थोड़ा पॉज लिया और सोचा, रिसर्च किया कि जो इंडियन रियल एस्टेट है उसमें ऐसी कौन सी चीज है जहां पे कमी है। जैसे कि हम सभी को पता है, अपना जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इंडिया में, वो टोटल हमारी कंट्री का 14% शेयर देता है अर्न करके। इसीलिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसी की वजह से इस इंडस्ट्री में इतने बहुत सारे लोग हैं जो कि सालों से काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर से, ऐसी बहुत सारी लाइन से जिसमें स्कोप है काम करने का। तो मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा था कि किस सेक्टर में या तो फिर किस लाइन में, किस फील्ड में इस इंडस्ट्री में घुसा जाए। तो शुरुआत में मैं भी जो लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनली कि बाइंग सेलिंग, रियल एस्टेट एजेंट जो करते हैं, उसी डायरेक्शन में मैं जाने की सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने पॉज लेके जब सोचा थोड़ा, तो मुझे आइडिया आया कि यार इस लाइन में, इस सेक्टर में इस तरह से तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं। तो अगर मैं भी उन्हीं की तरह सेम करने की कोशिश करूंगा तो मैं भी उनकी ही गिनती में आ जाऊंगा ना। तो मेरा और उनमें कोई ऐसा यूनिक पॉइंट नहीं निकल के आएगा। और ऑब्वियस है कि जो बंदा 25 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके सामने मैं एज अ बिगिनर कैसे टिक पाऊंगा। उसमें मुझे बहुत कंपटीशन मिलेगा, या तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, मेरे फेल होने के चांसेस उस लाइन में बहुत बढ़ जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि यार इस लाइन में नहीं जाना है। लेकिन इसी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज है जिसको करके मैं कम समय में अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकूं, उसके साथ साथ ही मुझे कम कंपटीशन मिले, ताकि मैं अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकूं और अपना बिजनेस बढ़ा सकूं। तो इसी सोच के साथ मैंने एक अलग लाइन में जाने का तय किया। और वो क्या है कि जैसे कि हम सबको पता है कि हर एक इंडस्ट्री की अपनी एक साइकिल होती है, उसके एक अलग से फंडामेंटल्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, जो कि वो हर साइकिल में वो सेम फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, उसमें उतार चढ़ाव का एक साइकिल तय होता है, उसी तरह रियल एस्टेट में भी एक साइकिल होती है। दोस्तों, बात करते हैं साइकिल की, कि साइकिल क्या होती है रियल एस्टेट की। अभी जैसे सबको हमको पता है कि कोई भी बिजनेस हो, उसमें एक तो सबसे पहले होता है बायर, और उसके सामने होता है सेलर। ये जो सेलर है, जब भी कोई चीज को सेल करना चाहेगा तो उसके लिए उसको बायर ढूंढना पड़ेगा, और जो बायर है उसको कोई भी चीज बाय करनी हो तो उसके लिए उसको ये सेलर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए रियल एस्टेट में भी जितने बायर हैं उतने ही सेलर होने चाहिए, तभी वो बिजनेस एक स्टेबल चलता रहेगा। उसको बोलेंगे हम स्टेबल साइकिल। से पहले बात करते हैं, सपोज कि कोई एक पर्सन है, पर्सन ए, इसने एक
प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में, उसने 2010 में एक प्रॉपर्टी बाय करी। अभी उस टाइम पे उसका जो बजट था उसके हिसाब से उसने एक प्रॉपर्टी बाय करी, लेकिन आज 10 साल के बाद 2020 में उसको वो प्रॉपर्टी छोटी पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी होगी, प्लस उसके साथ साथ उसको उसकी नीड भी बड़ी होगी, और उसके साथ उसकी जो इनकम है वो भी 10 साल में बड़ी होगी। इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि आई नीड टू बाय अ बिग प्रॉपर्टी। 10 साल के बाद हर बायर, कोई भी रियल एस्टेट बायर हो, वो सोचता तो है कि नाउ आई हैव टू गो फॉर अ बिगर प्रॉपर्टी। सो इसी तरह ये पर्सन ए जो है वो भी सोच रहा है कि यार मेरी फैमिली बड़ी हो गई है और मैं एक बड़ी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूं, तो नाउ आई विल गो फॉर अ बिगर प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले सोचेगा कि यार जो मैं 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी मेरा घर लिया हुआ है उसको मैं सेल करूंगा। जब मैं इस घर को मैं सेल कर दूंगा तब जाके ही मैं 2020 में एक न्यू प्रॉपर्टी बाय कर पाऊंगा 2020 में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 2010 का जो उसका प्रॉपर्टी है वो सेल होगा, तब जाके 2020 में वो बाय करेगा नई प्रॉपर्टी। तो उसके लिए उसको सबसे पहले बायर चाहिए। तो ये पर्सन जो ए है वो सेलर हो गया यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सेलर है, ठीक है। अभी उसी के सामने 2020 में जैसे पर्सन ए ने 2010 में अपने हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से एक प्रॉपर्टी बाय करी थी फर्स्ट टाइम, उसी तरह आज 2020 में भी एक पर्सन है, पर्सन बी, जिसको अपनी पहली प्रॉपर्टी बाय करनी है। कब? 2020 में। तो वो भी ढूंढ रहा है कि यार, वो मान लीजिए आप कि पर्सन ए जो 2010 में उसकी जो कंडीशन थी होम बाय करने की, वही सेम कंडीशन है पर्सन बी की। मान लेते हैं कि इसकी एज 30 साल थी, तो आज इसकी भी एज 30 साल है, और 2020 में इसकी एज 40 इयर्स हो गई। तो उसके सामने ये जो पर्सन है वो दोनों सेम हो गए, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2010 और 2020। 2010 में ये पर्सन जो प्रॉपर्टी खरीद सकता था वही प्रॉपर्टी ये पर्सन बी 2020 में अफोर्ड कर सकता है। तो इसकी जो 2010 वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए ये बायर सही है। तो ये हो गया बायर इसकी प्रॉपर्टी के लिए। तो 2010 में इसने जो प्रॉपर्टी बाय करी थी वो ही सेम प्रॉपर्टी इसको चाहिए। तो अगर ये बंदा इस पर्सन को ढूंढ ले तो उसकी प्रॉपर्टी इसको सेल कर सकता है, और इसका भी गोल जो है वो फुलफिल हो जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी जैसे ही सेल हो जाएगी, ठीक है, तो वो जाके 2020 में एक न्यू प्रॉपर्टी बाय कर लेगा ये बंदा। तो कहना क्या चाहता हूं कि ये पूरा एक साइकिल है। हर 10 साल पे जो बंदा 2010 में प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 10 साल के बाद वो बेचेगा ही बेचेगा, और एक अपर साइड की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर वाली प्रॉपर्टी वो बाय करेगा ही करेगा। उसी के सामने अगले 10 साल के बाद इसके जैसा हर बायर आता ही आता है, जो कि इसके जैसी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल पहला जो घर खरीदता है वो लेने वाले बंदे आते ही आते हैं। तो इसी तरह से वो साइकिल चलता ही रहता है। इसीलिए जब भी नया बायर आता है वो कौन सी प्रॉपर्टी खरीदता है? जो पुराना बायर है वो जो सेल करने वाला होता है। और ये बंदा जो है 2020 में जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो कहां से खरीदेगा? जिसने 2010 में ये वाली प्रॉपर्टी जो ये अफोर्ड कर रहा है वो जो खरीदी होगी उसके पास से वो बाय करेगा। तो वो एक नया सेलर ढूंढने जाएगा। तो ये जो सेलर बड़ी प्रॉपर्टी जो ओन कर रहे हैं 2020 में वो सेलर हो जाएगा और ये फिर बायर हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा साइकिल
चलता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों रियल एस्टेट ब्लॉगर क्या करना चाहता है? रियल एस्टेट ब्लॉगर जो प्रॉपर्टी ओनर है, पर्सन ए जैसे हमने बात की, वो सेलर है, तो ऐसे सेलर से वो कनेक्ट होगा। पर्सन ए जो प्रॉपर्टी 2010 में सेल करने वाला है, ऐसे पर्सन के साथ रियल एस्टेट ब्लॉगर ऐसे सेलर्स को ढूंढेगा और उसके साथ कनेक्ट होके इसको उसकी प्रॉपर्टी सेल करने में हेल्प करे। तो इसमें रियल एस्टेट ब्लॉगर क्या करेगा? जो पर्सन ए है उसकी प्रॉपर्टी पे जाएगा, उसकी वीडियो शूट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी के हर डिटेल उसके पास से लेगा और उसको प्रमोट करेगा आके कि उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, तो उसको लीड जनरेट करके देगा। तो इसमें पूरा काम जो है वो रियल एस्टेट ब्लॉगर करेगा। यहां पे रियल एस्टेट ब्लॉगर उनको हेल्प करके उनकी प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा और वो जो नई प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं उसमें भी उनको हेल्प करेगा। तो मेनली हमारा फोकस ये है। बाकी सब लोग मैंने रिसर्च करके लोगों से मिलके ऑफलाइन मार्केट में जाके पता कर लिया है कि ऐसे जितने भी सेलर्स ऐसे हैं उनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता है। जब भी कोई भी रियल एस्टेट एजेंट के पास कोई बंदा प्रॉपर्टी देखने के लिए आता है तो रियल एस्टेट जो एजेंट होता है वो उनको सबसे पहले पूछता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो और आपके पास कितना बजट है। तो ऐसे सेलर सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि देख, मैं अभी प्रॉपर्टी नहीं लेने वाला हूं, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी है या तो मेरी कोई लैंड है, कुछ भी है, तो वो जब सेल हो जाएगी उससे जो मुझे पैसा मिलेगा तब जाके मैं ये प्रॉपर्टी बाय करूंगा। तो रियल एस्टेट जो एजेंट है, ब्रोकर है, वो उसको सीधा बोल देता है कि सर आप जो भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो उसको सबसे पहले सेल कर दो, उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको नई प्रॉपर्टी बाय करा देंगे इजीली। लेकिन ये जो पर्सन ए है वो वहीं पे फंसा रह जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाता है। तो इसी लूप होल को देखते हुए हम रियल एस्टेट ब्लॉगर ने ये डिसाइड किया कि ऐसे जितने भी सेलर्स हैं उनसे जाके मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सेल करने में हेल्प करेंगे। उसके ऊपर उनको जो भी प्रॉपर्टी आगे बाय करने के लिए चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स हैं या तो फिर बिल्डर्स हैं, उनके साथ हम टाई अप करेंगे और इनको नई प्रॉपर्टी लेने में भी हेल्प करेंगे। तो नाउ आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट रियल एस्टेट ब्लॉगर इज। सो अगर आप भी ऐसे सेलर हो जो कि अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो लेट अस नो इन आवर कमेंट। यस, और यहां पे नीचे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मिल जा रहा है, तो वहां से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे, आपकी नीड है उसको जानेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने में हम मदद करेंगे। और हमको पता है कि ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं। 2010 की बात नहीं है, 2009 में जिसने लिया होगा वो भी सेल करना चाहेगा, 2005 में जिसने लिया होगा वो भी सेल करना चाहेगा। तो इस तरह का स्कोप बहुत है, लेकिन हमें पता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में तकलीफ या तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हम आपको सजेशन देंगे किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली सेल कर सकते हो अच्छी प्राइस पे और उसके सामने नई प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हो इजीली। तो इस तरह से एक सिस्टम को फॉलो करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, या तो आपकी या तो आपके फ्रेंड सर्कल में, कॉलीग्स में, कहीं पे भी आपके आसपास ऐसा लगे कि आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करना है या तो इस बंदे को प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो कॉन्टेक्ट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। इफ यू आर होल्डिंग एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू सेल इट एज सून एज पॉसिबल, देन रियल एस्टेट ब्लॉगर इज फॉर यू। Let's get connect with us. Here is the number to contact us. Thank you very much.